अब बहुजन राजनीति का असली मतलब प्रतिनिधित्व नहीं, सत्ता चाहिए। प्रस्तावना। जिनकी संख्या ज्यादा है उन्हें सत्ता भी ज्यादा मिलनी चाहिए। कांशीराम जी। आज भी देश में बहुजन समाज की जनसंख्या 85% से अधिक है। फिर भी सत्ता के शिखर पर कौन है? कौन फैसले लेता है? कौन संविधान की धज्जियां उड़ाता है? और सबसे महत्वपूर्ण, कौन बहुजन समाज को गुमराह कर सत्ता से दूर रखता है? ये सवाल कोई नए नहीं है, लेकिन इन सवालों के जवाब अगर किसी ने सबसे सटीक दिए तो वो थे मान्यवर कांशीराम जी। उन्होंने कहा था, हम वोट तो देते हैं लेकिन राज कोई और करता है। हम सत्ता में नहीं, सत्ता के नीचे रहते हैं। इस वीडियो का मकसद है कांशीराम जी की उस विचारधारा को विस्तार से समझाना जो उन्होंने जातीय राजनीति की गंदी सच्चाइयों को देखकर खड़ी की थी। उनका मिशन था अब बहुजन समाज को केवल दिखावे के लिए नहीं बल्कि असली सत्ता का मालिक बनाना। इस वीडियो में हम समझेंगे प्रतिनिधित्व और सत्ता में क्या अंतर है, कैसे बहुजन समाज को केवल वोट बैंक बनाकर रखा गया, कांशीराम जी ने बामसेफ और बीएसपी जैसे संगठन क्यों बनाए, और आज हम उनके रास्ते से कितना भटक चुके हैं। अध्याय 1, प्रतिनिधित्व का भ्रम। बहुजन समाज ने आजादी के बाद क्या पाया? कुछ मंत्री पद, कुछ सांसद, कुछ आईएएस अधिकारी। बहुत से लोग कहते हैं अब तो दलित बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन कांशीराम जी ने इस प्रगति के भ्रम को तोड़ दिया था। उनका कहना था, अब प्रतिनिधित्व का मतलब सत्ता नहीं होता, हमें सत्ता चाहिए न कि सजा सुनाने वाले कुछ चेहरे। प्रतिनिधित्व का दिखावा। बड़ी पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी एक दो दलित नेताओं को मंत्री बनाती है। वो मंच पर तो होते हैं लेकिन नीति निर्धारण से दूर। उनको फैसलों में नहीं, चेहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कांशीराम जी की समझ। उन्होंने देखा कि कैसे संविधान में आरक्षण दिया गया लेकिन उसका इस्तेमाल बहुजन समाज को बांटने में हो रहा था। एक तरफ आरक्षण मिला, दूसरी तरफ सामाजिक गुलामी जारी रही। उन्होंने साफ कहा, जो सत्ता नहीं रखता वो अपने समाज की रक्षा नहीं कर सकता। उदाहरण, सांसद तो हैं लेकिन नीति कौन बना रहा है? एससी सेंट सांसद संसद में बैठते हैं, लेकिन शिक्षा नीति, बजट, कानून, पुलिस और प्रशासन, सब पर नियंत्रण ऊंची जातियों का। ये सत्ता नहीं, सिर्फ दिखावा है। अध्याय 2, भीड़ से कैडर तक। बहुजन समाज हमेशा से संख्या में ज्यादा था लेकिन संगठन में कमजोर। कांशीराम जी ने कहा, ये सिर्फ संख्या काफी नहीं होती, जरूरत है संगठित सोच की। क्यों जरूरी था कैडर? भीड़ वोट डाल सकती है पर समाज नहीं बदल सकती। कैडर विचारधारा का वाहक होता है, वह स्थायी परिवर्तन लाता है। बामसेफ इसी विचार पर बना, पढ़े लिखे बहुजन लोग जो नौकरी में हों पर समाज के लिए प्रतिबद्ध हों। बामसेफ का मॉडल। सरकारी कर्मचारियों को जोड़ा, उन्हें प्रशिक्षण दिया। बताया गया कि तुम केवल अफसर नहीं हो, समाज के सिपाही हो। अब बामसेफ ने वह नींव रखी जिस पर बीएसपी जैसी राजनीतिक इमारत खड़ी हुई। अध्याय 3, वोट हमारा शस्त्र है। कांशीराम जी ने एक बहुत ही साधारण पर क्रांतिकारी बात कही थी। हमारे पास जमीन नहीं, पूंजी नहीं, लेकिन एक चीज है, वोट, और वही हमारा शस्त्र है। बहुजन समाज को सदियों से कमजोर, गरीब और अशिक्षित बनाकर रखा गया। उन्हें शोषण सहने की आदत डाल दी गई, लेकिन लोकतंत्र ने उन्हें एक मौका दिया, वोट का अधिकार। वोट, लेकिन किसके लिए? बहुजन समाज ने 1952 से लेकर आज तक हर चुनाव में भारी संख्या में वोट डाले। लेकिन सवाल यह है, वोट किसके लिए डाले? अपने लिए या अपने शोषकों के लिए? कांशीराम जी ने साफ किया कि जब तक आप अपने वोट का इस्तेमाल अपने समाज की सत्ता के लिए नहीं करेंगे, तब तक आप केवल दूसरों की सरकारें बनाते रहेंगे। हमारे वोट से राजा बनता है, लेकिन हम रोटी के लिए लाइन में खड़े रहते हैं। ये कैसी राजनीति है?
कांशीराम जी की रणनीति, वोट को समझो, सजग बनो। उन्होंने बहुजन समाज को वोटिंग के समय जातिगत गणित सिखाया। उन्होंने बताया कि एकता और संगठित वोटिंग ही असली ताकत है। वोट डालने से पहले समझना जरूरी है कि ये नेता हमारे मिशन से जुड़ा है या नहीं। कई बार लोग कहते हैं, हम तो सच्चे इंसान को वोट देंगे। कांशीराम जी का जवाब था, ये चुनाव नेता चुनने का नहीं, सत्ता लेने का माध्यम है। भावनाओं से नहीं, गणित से लड़ो। चुनाव उत्सव नहीं, क्रांति है। कांशीराम जी ने चुनाव को लोकतांत्रिक युद्ध कहा। हर चुनाव को एक क्रांति का मौका माना। बीजेपी की हर रणनीति वोट बैंक को कैडर में बदलने की कोशिश थी। उन्होंने चुनावों में हार को भी शिक्षा का साधन बताया। बसपा की रणनीति का असर। कांशीराम जी की रणनीति ने साबित कर दिया कि अगर बहुजन समाज एकजुट हो जाए तो मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, सरकार गिराई और बनाई जा सकती है, नीतियां बदली जा सकती है। और ये सब केवल वोट की ताकत से हुआ। अध्याय 4, सत्ता चाहिए, दया नहीं। कांशीराम जी ने कभी किसी से दया या सहानुभूति की भीख नहीं मांगी। उन्होंने कहा, हमें आरक्षण भीख में नहीं मिला, वो हमारे समाज के खून, पसीने और संघर्ष का परिणाम है। सत्ता ही समाधान है। उन्होंने बहुजन समाज को यह समझाया कि जब तक हमारे हाथ में बजट की चाबी नहीं होगी, कानून बनाने की ताकत नहीं होगी, प्रशासन पर नियंत्रण नहीं होगा, तब तक हमारी स्थिति नहीं बदलेगी। किसी की दया से दलितों का उद्धार नहीं होगा, सिर्फ सत्ता ही दलितों की दिशा बदल सकती है। नीतियां कौन बनाता है? शिक्षा पर बजट कौन तय करता है? आरक्षण का क्रियान्वयन कौन रोकता है? दलितों के ऊपर अत्याचारों पर कार्रवाई कौन करता है? हर सवाल का जवाब एक ही है, सत्ता में जो बैठा है वही निर्णय करता है। और जब तक बहुजन समाज का व्यक्ति सत्ता में नहीं बैठेगा, नीति, पुलिस, कोर्ट और सरकारी मशीनरी सभी मनुवादी सोच के हाथ में ही रहेंगे। अध्याय 5, टोकनिज्म बनाम क्रांति। कांशीराम जी ने टोकन दलित प्रतिनिधित्व को एक धोखा बताया। चेहरे बदले, व्यवस्था नहीं। ऊंची जातियों ने कुछ दलित चेहरों को आगे करके यह भ्रम फैलाया कि अब बदलाव आ चुका है। लेकिन असली व्यवस्था वही रही, जातिवादी, शोषक और बहुजन विरोधी। कांशीराम जी ने कहा, हमें 10 मंत्री नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा तंत्र चाहिए जो बहुजन के लिए जवाबदेह हो। मीडिया और राजनीतिक दलों की चाल। टीवी पर कुछ दलित चेहरे बैठाकर कहा जाता है कि अब सब बराबर है, जबकि नीतियां अब भी उन्हीं के हाथ में हैं जो सदियों से सत्ता में रहे हैं। कांशीराम जी का समाधान। उन्होंने कहा, हमें एक कांशीराम नहीं, 1 लाख कांशीराम चाहिए। ये सिर्फ चेहरों से क्रांति नहीं आती, विचारों से आती है। अध्याय 6, बहुजन की संख्या, सत्ता की कुंजी। हमारी संख्या है 85% और सत्ता में है सिर्फ 15% लोग। ये कैसे संभव है? भारत की राजनीति में सबसे बड़ा धोखा बहुजन समाज को उनकी संख्या से काट कर दिया गया। उन्हें यह यकीन दिलाया गया कि वे हाशिए पर हैं, जबकि सच यह है, वे हैं बहुजन, यानी बहुसंख्यक। गणित की राजनीति। कांशीराम जी ने इस झूठ को तोड़ा। उन्होंने बताया कि अगर दलित, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, आदिवासी एक साथ आए तो सत्ता सिर्फ उनका हक नहीं बनती, उनकी जिम्मेदारी भी बनती है। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। बहुजन शब्द का अर्थ। बहुजन कोई जाति नहीं है, यह एक राजनीतिक और सामाजिक गठबंधन है जिसे जोड़ता है शोषण का इतिहास और संघर्ष की चेतना। कांशीराम जी ने कहा था, हमारी जातियां अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारी दुश्मनी एक है, ब्राह्मणवाद। और हमारी लड़ाई एक होनी चाहिए, उसके खिलाफ सत्ता में आना। अध्याय 7, आज का बहुजन, कल की चेतना। आज हम एक ऐसे दौर में हैं जहां बहुजन युवा पढ़ लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, सवाल पूछना सीख चुके हैं,
लेकिन सवाल यह है, क्या हम कांशीराम जी की दिशा में चल रहे हैं? कांशीराम के बाद क्या हुआ? राजनीतिक पार्टियां उनके नाम को तो लेती हैं, लेकिन उनके विचारों को छोड़ चुकी है। कुछ दलों ने बहुजन समाज को सिर्फ वोट बैंक बनाकर रख दिया है। अब बहुजन वोट से सरकारें बनती हैं, लेकिन बहुजन के लिए काम कौन करता है? मिशन से मेनस्ट्रीम तक का पतन। आज की बहुजन राजनीति में संगठन की कमी है, वैचारिक स्पष्टता नहीं है, केवल जातीय गणित है, मिशन नहीं। इसका समाधान है फिर से मिशन की ओर लौटना। हमें अपने समाज के प्रति जवाबदेह नेता चाहिए, अवसरवादी नहीं। समापन, अब फैसला तुम्हारा है। आज यह वीडियो केवल जानकारी देने के लिए नहीं है, यह एक चेतावनी है। कांशीराम जी ने कहा था, अगर तुम जागे नहीं तो अगली पीढ़ी तुम्हें माफ नहीं करेगी। अब वक्त है सवाल पूछने का, सत्ता में हिस्सेदारी की मांग करने का, और सबसे जरूरी एकजुट होकर लड़ने का। क्या करें? अपने वोट की ताकत को समझो, वैचारिक संगठनों से जुड़ो, कांशीराम जी के भाषणों और किताबों को पढ़ो, और सबसे जरूरी अपने समाज के लिए जियो। हम वोटर नहीं, मालिक हैं। हमारा वोट हमारा हथियार है, उसका इस्तेमाल अब समाज की सत्ता के लिए होना चाहिए। अगले वीडियो की झलक। क्यों कांशीराम जी ने शादी नहीं की जब मिशन परिवार बन जाए?